तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाई गाइव यानी कि तुम्बल बाई माती फिल्म को। बहुत ही खतरनाक मूवी है जिसका टाइटल है सुपर नेचुरल इन्फेंट या फिर सैक्रिफिशियल बेबी। काफी खतरनाक मूवी, आपको देखकर मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करी एक बहुत ही खतरनाक मूवी जिसका नाम है मेंजलांग अजाल। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में ही जाकर आप वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। वहां पर जैसे स्वाइप करोगे आपको हाइप बटन दिखाई देगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक क्राइम सीन से होती है, जहां एक घर के अंदर हुई रहस्यमयी घटना की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव आता है। वो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ था, हर जगह तोड़-फोड़ के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव की नजर दीवार पर लगी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। तस्वीर में पति, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। खैर इसके बाद डिटेक्टिव घर की ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर इन्वेस्टिगेट करता है और तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे एक लाश दिखाता है। उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी। पूरे शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे, लेकिन कोई भी घाव ऐसा नहीं था जिसको देखकर ऐसा लगे कि उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गई होंगी। तभी डिटेक्टिव को उसी घर में मौजूद एक महिला मिलती है जो कि बिल्कुल ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। डिटेक्टिव उसको शांत करते हुए कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और अब उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। वो महिला अचानक से डिटेक्टिव की ही गन छीन लेती है और बिना एक सेकंड सोचे खुद को ही गोली मारकर खत्म कर लेती है। और ये देखकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। खैर इसके बाद कहानी हमें रफा और उसकी बीवी फारा से मिलवाती है, जो कि उस दिन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। अब पार्टी के दौरान फारा रफा को एक ऐसी खुशखबरी देती है जिसके चलते उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। वो बताती है कि वो मां बनने वाली है और ये बात सुनते ही रफा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगते हैं। अगले ही दिन रफा के लिए एक और बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही थी। ऑफिस में उसकी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिससे कि वो काफी एक्साइटेड था। ऑब्वियसली बात है, प्रमोशंस भी होते। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी कंपनी का आदमी जिसका नाम था रोनाल्ड, वो उससे बहस करने लगता है। दोनों के बीच में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो गया था। तभी रफा का एक कलीग बीच में आकर मामला शांत करवाता है और रफा को वहां से ले जाता है। खैर अब रफा एक सैलून में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त एडी से होती है। रफा उसको भी ये खुशखबरी देता है कि फारा मां बनने वाली है। साथ ही साथ वो बोलता है कि वो लोग जल्दी ही एक नए घर में शिफ्ट होंगे और वो ये चाहता है कि एडी उनके लिए एक अच्छी सी मेड का इंतजाम कर दे। एडी हंसकर कहता है कि पहले उसे खुद के लिए एक नई घड़ी खरीदनी है और उसके बाद वो मेड का भी इंतजाम कर देगा। अब थोड़ी ही देर के बाद में रफा और फारा अपने नए घर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर घर का सेटअप करते हैं और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक प्यारा सा नर्सरी रूम भी तैयार करते हैं। सेफ्टी के लिए उस रूम के अंदर कैमरास भी इंस्टॉल करवाए गए थे। नया घर देखकर दोनों बहुत खुश थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन इसी दौरान फारा जो थी वो रफा से कहती है कि आगे जिंदगी शुरू हो उससे पहले वो अपने पास्ट के बारे में उससे कुछ बताना चाहती है। लेकिन रफा उसकी बात को बीच में ही काट देता है। उसके लिए फारा का पास्ट कोई मायने नहीं रखता था। वो सिर्फ इतना कहता है कि अब सब कुछ ठीक है और उसे पुरानी बातों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि पास्ट एक बार सॉल्व हो जाए तो फ्यूचर और प्रेजेंट अच्छे रहते हैं, तो यहाँ पर भी यही होने वाला था। खैर एक तरफ रफा और फारा अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर रोनाल्ड जो था वो रफा से हुई बेइज्जती का बदला लेने की कसम खा चुका था। क्योंकि उसी रात रफा के साथ एक बहुत ही डरावना हादसा होता है। जब वो बाथरूम में ब्रश कर रहा था तब अचानक उसका एक दांत टूटकर बेसिन में गिरता है। वो अभी इस बात को समझ ही पाता कि तभी एक और दांत टूटकर गिर पड़ता है। धीरे धीरे उसके सारे दांत एक एक करके टूटने लगे थे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि रफा जोर से चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये सब उसका एक बहुत ही बुरा सपना था। अब फारा उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ये बस एक नाइटमेयर था और उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कई सारी ऑडियंस के साथ ऐसा हुआ भी होगा। कई बार ऐसा फील भी होता है जैसे कि आपके दांत गिर गए हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। खैर रफा भी खुद को संभालता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है। अब अगली सुबह नाश्ते के दौरान होता यह है कि फारा अचानक से ही कच्चा मांस खाने लगती है। ये देखकर रफा हैरान रह जाता है और तुरंत ही उसको रोकता है। वो कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा खाना उनके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। फारा उसकी बात मान लेती है और रफा ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसी रात फारा के साथ भी एक और अजीब डरावनी घटना होती है। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुलती है और उसको महसूस होता है कि उनके बेडरूम में कोई और भी मौजूद है। अगली पल उसको लगता है कि जैसे किसी ने उसके पेट को जोर से पकड़ लिया हो। डर के मारे वो तुरंत ही अपने पति रफा को जगाती है, लेकिन रफा भी इस चीज को उसका वहम समझकर रफा दफा कर देता है और बोलता है कि वो आराम
से सो जाए और खुद भी वो दोबारा सो जाता है। फराह भी मजबूरन चुप हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और अब उनके घर में कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला था। अगली सुबह फराह की तबीयत अचानक से खराब सी लग रही थी और उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका बच्चा अभी इस वक्त बाहर आना चाहता हो। घबराकर वो ये बात रफा को बताती है, लेकिन वो उसको समझाता है कि शायद वो सिर्फ ज्यादा थक गई है और उसे बस थोड़े आराम करने की जरूरत है। तब फराह को याद आता है कि आज उसका हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप भी था। ये सुनते ही रफा कहता है कि आज वो ऑफिस से छुट्टी ले लेगा और उसके साथ हॉस्पिटल चलेगा, लेकिन फराह उसे मना कर देती है। लेकिन वो कहती है कि रफा को अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए और वो अकेली ही हॉस्पिटल चली जाएगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है, लेकिन आखिर में रफा उसकी बात मान लेता है और फराह को अकेले जाने देता है। ऑफिस पहुंचने के बाद रफा अपने दोस्त एडी से बात करता है। वो बताता है कि फराह आजकल कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। एडी हंसकर कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स और अजीब सी क्रेविंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। खैर, इसके बाद रफा उसे फिर से याद दिलाता है कि उनके नए घर के लिए एक मेड भी ढूंढनी थी और एडी भी वादा करता है कि वो बहुत ही जल्द उनके लिए एक अच्छी सी मेड को ढूंढ लेगा और फिर वो वहां से चला जाता है। खैर, इसके बाद रफा अपनी मैनेजर से वो वॉच लेता है जो कि उसने पहले ही एडी के लिए मंगवाई थी, जिसके बारे में एडी लेने के लिए कह रहा था। वो सोचता है कि इतने दिनों से उसका दोस्त हर बात में उसकी हेल्प कर रहा है, जिसके लिए ये गिफ्ट वो डिजर्व करता है और ये उसके लिए एक छोटा सा थैंक यू होगा। दूसरी ओर फराह हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपनी परेशानी शेयर कर रही थी। वो बताती है कि आजकल उसे कच्चा मांस खाने की क्रेविंग होती है और उसका पेट भी हमेशा बहुत हैवी महसूस करता है। डॉक्टर उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी क्रेविंग्स कभी कभी नॉर्मल होती हैं और उसे ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, बट बिलीव मी ऐसी क्रेविंग्स काफी वियर्ड हैं। एनीवेज, तभी नर्स फराह की रिपोर्ट्स लेकर आती है। खैर, अब ग्रोथ स्कैन देखने के बाद में डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताती है कि फराह जो है वो एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये खुशखबरी सुनते ही फराह तुरंत ही अपने पति रफा को फोन करती है। रफा ये बात सुनकर खुशी से झूम उठता है और ऑफिस में ही अपने दोस्त एडी के साथ ये खुशखबरी शेयर करता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो एडी को वहीं पर वॉच गिफ्ट कर देता है, जिसको पाकर एडी बहुत खुश था। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। जब रफा घर पहुंचता है तो देखता है कि फराह अभी तक वापस नहीं आई थी। दरअसल हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त अचानक फराह के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था। दर्द इतना ज्यादा था कि वो रास्ते में ही लोगों से हेल्प मांगने लगी। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी और महिला उसकी हेल्प करने के लिए रुके थे। वो दोनों फराह को उसके घर ले आए थे और उसको एक टेबल पर लिटा दिया था। फराह दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। रफा भी तब तक घर पहुंच चुका होता है और अपने बेटे को देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उसका नाम रंगा रखते हैं। अब अगले दिन फराह अपने नन्हे बेटे रंगा के साथ प्यार से खेल रही थी, लेकिन तभी वो अचानक अपने तेज नाखूनों से फराह को खरोच देता है। अब फराह हैरान रह जाती है क्योंकि इतने छोटे बच्चे के नाखून इतने तेज होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। उसी रात रफा देर तक अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था कि इसी बीच फराह की नींद खुल जाती है और वो रंगा को देखने उसके रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचती है, उसको एक अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस रूम में रंगा के अलावा भी कोई और मौजूद हो। अगले ही पल उसकी नजर उसके बेटे पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए उसकी बहुत ही डरावनी और अजीब सी झलक दिखती है। डर के मारे वो तुरंत ही भागकर रफा के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है, लेकिन रफा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो फराह को शांत करते हुए कहता है कि शायद ये उसका वहम होगा। अपनी बात को साबित करने के लिए वो नर्सरी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है और जब दोनों कुछ मिनट पहले की फुटेज देखते हैं तब फराह को रिकॉर्डिंग में भी एक अजीब सी परछाई जैसी नजर आती है। लेकिन रफा फिर भी उसे समझाता है कि ये सिर्फ कैमरा या फिर नेटवर्क ग्लिच होगा। हालांकि फराह का दिल मान ही नहीं रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जो उसने देखा वो सिर्फ उसका वहम नहीं था, वो सच्चाई थी। अगले दिन रफा और फराह के घर में कुछ मेहमान आते हैं। उसी दिन एडी भी उनके लिए एक मेड लेकर आ गया था जिसका नाम था मबोक वाती। अब वाती जो थी वो काफी ओल्ड स्टाइल और सुपरस्टिशियस चीजों पर विश्वास करने वाली लेडी थी, लेकिन वो घर के काम में काफी ज्यादा तजुर्बेकार थी। अब वाती जब घर की सफाई कर रही होती है तब अचानक उसे बाथरूम के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। डर के मारे वो धीरे से अंदर झांकती है और उसको एक डरावना सा हाथ नजर आता है। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो घबरा कर सीधा रफा के पास पहुंचती है। वाती रफा से कहती है कि इस घर के अंदर जरूर कोई बुरी ताकत मौजूद है और ये घर भूतिया लगता है। वो सलाह देती है कि उन्हें तुरंत ही किसी शेमन को बुलाना चाहिए, लेकिन रफा इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था और इसलिए वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगले दिन जब रफा किसी काम से घर पर मौजूद नहीं होता तब फराह और मबोक वाती चुपके से एक शेमन को घर बुला लेते हैं। घर में कदम रखते ही शेमन को अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है और वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वाती उसे बताती है कि उसने वॉशरूम के अंदर एक बहुत ही डरावना हाथ देखा था। ये सुनकर शेमन सीधा उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ता है जो कि रंगा के रूम के अंदर था। जैसे ही शेमन रंगा के कमरे में दाखिल होता है वो देखता है कि नन्हा रंगा सीधा उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। अगली पल शेमन को ऐसा दिखाई देता है कि जैसे रंगा की आंखों में आग जल रही हो। ये मंजर देखकर शेमन बुरी तरह घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकलता है।
क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी। उसी रात फारा एक बार फिर रंगा को देखने उसके रूम में जाती है। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूम में लगे एक शीशे पर पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। शीशे में रंगा की परछाई दिखने की जगह एक छोटा सा काला शैतानी बच्चा नजर आ रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि फारा जोर से चीख पड़ती है और तुरंत ही रफा को बुलाती है। घबराकर वो रफा से कहती है कि उसे अभी अभी एक डीमन दिखाई दिया है। रफा तुरंत ही कमरे में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। वो फारा को शांत कराते हुए समझाता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक परेशानियां हो जाती हैं, और वो इसको बेबी ब्लूज बताता है और ये कहता है कि इस दौरान कई बार माओ को अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं या फिर अपने बच्चे से जुड़ने में मुश्किल महसूस होती है। रफा की बातें सुनकर फारा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन उसके दिल से डर बिल्कुल नहीं निकला था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो कि साबित कर देता है कि फारा का डर सिर्फ उसका वहम नहीं था। वाती के सामने अचानक एक शैतानी बच्चा आ जाता है और उसको बुरी तरह डरा देता है। वाती इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि अगले ही दिन बिना कुछ सोचे समझे नौकरी छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जो कि बिल्कुल सही किया उसने। बहुत ही समझदार मेड थी। अब उसी दिन रफा को भी अपने किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से पूरी रात घर से बाहर रहना पड़ता है। फारा उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि उसे घर में अकेला रहना बहुत ही बुरा लगता है, डर लगता है उसको। लेकिन रफा उसकी बातों को फिर से उसकी मानसिक हालत समझकर नजरअंदाज कर देता है और गुस्से में उस पर चिल्ला भी देता है और घर से निकल जाता है, जो कि बहुत गलत बात थी। अब फारा अपने नन्हे बेटे रंगा के साथ उस बड़े और सुनसान घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। रात गहरी होते ही घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो जाया करता। डरते डरते फारा रंगा के रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रंगा अपने झूले में नहीं था, वो अचानक कहीं गायब हो गया था। ये देखकर फारा बुरी तरह घबरा जाती है और तभी अचानक से उसको खून की वॉमिट भी होने लगती है। वो संभल भी नहीं पाती कि उसके सामने एक बेहद भयानक आत्मा प्रकट हो गई थी। उसका डरावना रूप देखकर फारा जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मेन गेट खोलने की कोशिश कर रही थी तो गेट किसी भी हाल में नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति उसे उसी घर के अंदर कैद करके रखना चाहती हो। अब फारा के पास ना भागने का कोई रास्ता था और ना ही उस खौफनाक ताकत से बचने का। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट्स एक साथ चली जाती है और चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया था। इसी अंधेरे में फारा को फिर से वही भयानक आत्मा दिखती है। इस बार उसके साथ एक काला शैतानी बच्चा भी था। उसका पूरा शरीर काले रंग का था, उसके बड़े बड़े तेज नाखून थे और उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसको देखते ही किसी की भी रूह कांप जाए। वो शैतानी बच्चा पूरे घर में इधर उधर खेल रहा था। कभी वो दीवारों पर नजर आता तो कभी एक पल में ही गायब हो जाता। फारा कांपते हुए हाथों से टॉर्च जलाती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वो था तो उसका बच्चा ही। लेकिन वो बच्चा सिर्फ कुछ ही पल के लिए उसकी नजरों के सामने आता है और फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। अब तभी अचानक से फारा की नजर रंगा के झूले पर जाती है। वो झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था और जब वो टॉर्च की रोशनी उस पर डालती है तो देखती है कि उस झूले में रंगा नहीं बल्कि वही काला शैतानी बच्चा लेटा हुआ था। डर के बावजूद फारा हिम्मत जुटाती है और किचन से एक चाकू उठा लेती है। वो धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो झूले के पास पहुंचती है वो देखती है कि उसके अंदर वही शैतानी बच्चा सो रहा था। फारा अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस पर चाकू से वार करने ही वाली थी कि तभी रफा वक्त रहते पहुंच जाता है। अब वो तुरंत ही फारा का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और डांटता है और बोलता है कि ये उनका बेटा रंगा है और वो क्या कर रही है। ये सुनकर फारा दोबारा झूले की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है। वहाँ पर सच में उनका खुद का बेटा रंगा लेटा हुआ था। फारा समझ नहीं पाती कि उसने जो कुछ देखा वो हकीकत थी या फिर सिर्फ एक वहम था, और क्या उसके पति की बात बिल्कुल सच है। और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि शायद से डिलीवरी के बाद हो जाता है। खैर थोड़ी ही देर के बाद में रफा के साथ भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी सारी सोच बदलने वाली थी। जब रफा किचन में जाता है तो अचानक उसे भी वही काला शैतानी बच्चा नजर आता है। अगले ही पल उसके सामने वही भयानक आत्मा प्रकट हो जाती है। ये मंजर देखकर रफा भी बुरी तरह घबरा गया था। अब आया ना लाइन पर। खैर अब उसको समझ आ चुका था कि फारा इतने दिनों से झूठ नहीं बोल रही थी और अकेली ही सब कुछ झेल रही थी। उनके घर में वाकई में कोई बुरी ताकत मौजूद थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रफा तुरंत ही ये घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब अगले ही दिन रफा जो था वो फारा और अपने बेटे रंगा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। नया घर पहुंचते ही उनकी मुलाकात उनके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल से होती है। असल में ये वही डिटेक्टिव थे जिनकी झलक हमने मूवी की शुरुआत में क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखी थी। अंकल पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा लगातार रो रहा है क्या, वो बीमार है? खैर अब वो अंकल इनको ये बोलते हैं कि अगर उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो वो लोग उसे बेझिझक बोल सकते हैं। लेकिन रफा अब किसी अजनबी पर भरोसा करने के मूड में नहीं था। वो उनकी बात को भी नजरअंदाज करता है और उनको वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर जाता है। शाम होते ही रंगा फिर से लगातार रोने लगता है और उसे चुप कराने के लिए रफा उसे गोद में उठाकर घर के बाहर ले जाता है। अब बाहर उसकी मुलाकात फिर से उसी डिटेक्टिव अंकल से होती है। इस बार अंकल प्यार से रंगा को अपनी गोद में लेते हैं। हैरान कर देने वाली बात
बात ये थी कि जैसे ही रंगा उनके पास आता है वो तुरंत ही रोना बंद कर देता है और ये देखकर तो रफा भी हैरान रह गया था। तब अंकल रफा से ये कहते हैं कि उन्हें उससे एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बताते हैं कि ये बात उसके और उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब तक रफा भी समझ चुका था कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो आम बात नहीं थी, इसलिए इस बार वो अंकल की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और शुरुआत से लेकर अब तक उनके साथ हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में बता देता है। ये सब सुनने के बाद भी अंकल अपने पास्ट का एक राज उसके सामने खोलते हैं। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक महिला ने उनकी गन छीन कर उनकी आंखों के सामने खुद को खत्म कर लिया था। उस घटना का गिल्ट इतना गहरा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स से ही रिजाइन कर दिया, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं रोकी, क्योंकि वो ये सच जानना चाहते थे कि आखिरकार उस महिला और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और उस महिला ने अपनी ही जान क्यों ली और बिना किसी को हाथ लगाए किसी इंसान के शरीर की सारी हड्डियां टूट कैसे सकती है। आपको याद होगा कि ऑफिसर को एक लाश मिली थी जिसके जख्म तो काफी गहरे थे, लेकिन इतने गहरे नहीं थे कि हड्डियां सारी टूट जाए। तो वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। अब जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने गाँव के कुछ बुजुर्गों और जानकार लोगों से बात करी। तब उनको पता चला कि उस महिला के बच्चे पर किसी ने काला जादू करवाया था। उस काले जादू की विधि में एक मासूम बच्चे की बलि दी जाती थी, जिसके बाद उसकी आत्मा को एक शैतानी ताकत में तब्दील कर दिया जाता और फिर वही ताकत लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। अंकल ये बात भी बताते हैं कि उस केस के पहले विक्टिम्स भी अचानक अपने पड़ोसियों और करीबी लोगों के साथ बहुत ही रूड और गुस्से से पेश आने लगे थे। इनफैक्ट उनका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा कि पिछले कुछ दिनों से रफा और फरा का हो रहा था और इसलिए उनको शक हुआ। तभी अचानक घर के अंदर से फरा जोर जोर से रफा को पुकारने लगती है। रफा और अंकल दोनों भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। घबराई हुई फरा बताती है कि रंगा लगातार जोर जोर से खांस रहा है। अगली पल रंगा के मुंह से बालों का एक बड़ा सा गुच्छा बाहर निकलता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब वहां पर मुंह से कील बाहर निकलती है और वो बहुत ही शॉकिंग सीन था। अब ये देखते ही अंकल का चेहरा काफी सीरियस हो गया था। वो तुरंत ही कहते हैं कि उनको पूरा यकीन है कि किसी ने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे परिवार पर काला जादू करवाया है। रफा घबराकर पूछता है कि इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। तो अंकल उन्हें हिम्मत रखने के लिए और ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखने की सलाह देते हैं। अब उनके कहने पर रफा और फरा जो होते हैं वो होली कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन हो सकता है जो कि रफा से इतनी नफरत करता हो कि उसके परिवार को खत्म करने के लिए, बदला लेने के लिए उनके ऊपर काला जादू करवा दिया, वो भी छोटे बच्चे पर। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक रफा को रोनाल्ड की याद आती है। उसको याद आता है कि रोनाल्ड ने गुस्से में उसे पहले खत्म करने की धमकी भी दी थी और बस फिर क्या था। रफा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब रोनाल्ड की ही चाल है। बिना वक्त गवाए रफा सीधा ही रोनाल्ड के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो रोनाल्ड से गुस्से में कहता है कि अगर उसने काला जादू करवाया है तो वो उसको तुरंत खत्म करवा दे। लेकिन रोनाल्ड उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कंफ्यूज हो गया था। वो साफ साफ कहता है कि वो गुस्से में था, लेकिन उसने रफा या उसके परिवार के खिलाफ कभी कोई काला जादू नहीं करवाया। वो इस हद तक नहीं जा सकता। रफा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हाँ, शायद वो गलत था। वो रोनाल्ड से माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रोनाल्ड उसको रोककर एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये किसी ऐसे इंसान ने करवाया हो जो कि तुम्हारे बहुत ही करीबी होगा, क्योंकि काला जादू अक्सर विक्टिम के बाल या फिर उससे जुड़ी किसी पर्सनल चीज की हेल्प से किया जाता है। ये बात सुनते ही रफा गहरी सोच में पड़ जाता है। वो याद करने लगता है कि आखिरकार उसकी पर्सनल चीजों तक किस किस की पहुंच थी और तभी उसके दिमाग में एक नाम बिजली की तरह चमकता है, जो कि था एडी। जी हाँ, यानी कि उसका सबसे करीबी दोस्त। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। रफा को समझ आ गया था कि उसके परिवार पर काला जादू किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने सबसे करीबी दोस्त एडी ने करवाया है। लेकिन इसी बीच जब रफा रोनाल्ड के घर गया हुआ था, तब एडी चुपके से रफा के घर पहुंच जाता है। वो फरा से कहता है कि रफा ने ही उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो उसके और नन्हे रंगा का ध्यान रख सके, लेकिन ये सब झूठ था। अब फरा को इस बात पर जरा भी शक नहीं होता, क्योंकि एडी तो उनके घर का सबसे भरोसेमंद इंसान था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, असल में वही उसके परिवार की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह था। एडी घर के अंदर आने के बाद फरा से रंगा को देखने की रिक्वेस्ट करता है। फरा बिना किसी शक के रंगा को उसके पास ले जाती है। रंगा को देखकर एडी मुस्कुराता है और फिर फरा से कहता है कि वो जाकर थोड़ा आराम कर ले। वो कहता है कि कुछ देर तक रंगा का वो ख्याल खुद रखेगा। फरा उसकी बात मान जाती है और अपने बेटे को एडी के हवाले कर देती है। लेकिन जैसे ही फरा वहां से जाने लगती है, एडी का बर्ताव अचानक बदल जाता है। वो फरा से अजीब और पुरानी बातें करने लगता है और इसी दौरान कहानी का एक और बड़ा राज सामने आता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के भयानक असली पत्ते, जो कि थे पास्ट के पत्ते। दरअसल रफा से मिलने से पहले फरा और एडी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों का अफेयर और प्यार इस हद तक था कि उनका एक बच्चा भी होने वाला था, लेकिन किसी दर्दनाक हादसे की वजह से उनके होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद फरा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला
किया और एडी को छोड़कर वो रफा के साथ रहने लगी। फारा ने अपने पास्ट को पूरी तरह भुला दिया था और रफा के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन एडी जो था वो इस बात को सहन नहीं कर पाया और वो कभी भी उन यादों को भुला नहीं पाया था। उसके दिल में दर्द और नफरत दोनों जमा होते गए। उसे लगता था कि फारा ने उसे और उसके प्यार को इतनी आसानी से भुला दिया, धोखा दिया। इसी बदले की आग में जलते हुए उसने रफा और फारा के परिवार पर काला जादू करवाया। उसका असली निशाना रंगा था। ये सच जानने के बाद फारा तुरंत ही एडी से रंगा को वापस मांगती है, लेकिन एडी उसे बच्चा देने से इनकार कर देता है। फारा अपना बच्चा एडी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती। तभी अचानक रफा वहां पहुंच जाता है और वो पीछे से एडी को पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फारा रंगा को उसकी बाहों से छीन लेती है, लेकिन अगले ही पल रफा और एडी के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई थी। अब गुस्से से पागल हो चुका एडी रफा पर टूट पड़ता है और धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब लगता है कि एडी रफा को खत्म कर देगा। जमीन पर गिरा हुआ रफा जब हार मानता हुआ नजर आता है, तभी उसके दिमाग में फारा के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद आते हैं। उसे अपना वो वादा याद आता है जो कि उसने फारा और रंगा की हिफाजत के लिए किया था। अब अपने परिवार के लिए लड़ने का जज्बा उसके अंदर फिर से जान डाल देता है, या फिर ये कहें कि जान फूंक देता है। रफा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और पलटकर एडी पर हमला कर देता है। इस बार एडी उसके सामने टिक नहीं पाता और रफा उस पर भारी पड़ने लगता है। दूसरी ओर फारा रंगा को लेकर एक अलग ही कमरे में चली गई थी, लेकिन तभी उसके साथ एक और खौफनाक घटना होती है। अचानक रंगा उसकी गोद से गायब हो जाता है। फारा घबराकर इधर उधर देखने लगती है और उसी वक्त कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। माहौल एकदम डरावना हो गया था और फिर उसके सामने वही भयानक आत्मा प्रकट हो गई थी जो कि यहाँ इस बच्चे से जुड़ी हुई थी, जो कि इतने दिनों से उनका पीछा भी कर रही थी, यानी कि काले जादू से जुड़ी हुई थी। वो आत्मा रंगा को अपनी गोद में उठा लेती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। बेसिकली ऐसा लग रहा था ये कोई ऐसी स्पिरिट है जो कि बच्चा चाहती हो। अब फारा बेबसी से ये सब देखती रह जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद कुछ अजीब होता है। असल में एडी जो था उसने यहाँ पर बच्चे का प्लेसेंटा इस्तेमाल किया था, साथ ही साथ रफा के बाल और यहाँ फारा की भी कुछ चीजें इस्तेमाल करी गई थी, जिसके चलते ही ये जो भयानक सी डायन होती है या फिर चुड़ैल या आत्मा जो कुछ भी थी, वो भी एक बच्चा ही चाहती थी, जिसके चलते वो इस बच्चे को ले जाना चाह रही थी। लेकिन हुआ ये कि वो देखती है कि यहाँ पर जो माँ है यानी कि यहाँ फारा जो है वो बहुत तड़प रही है। ये जो खतरनाक स्पिरिट होती है या फिर डीमनस होती है, वो काफी कोशिश करती है कि फारा अपने बच्चे रंगा को गिव अप कर दे, लेकिन माँ की ममता हार नहीं मानती, जिसके चलते इस डायन को झुकना पड़ता है और वो उसके बच्चे को नहीं ले पाती। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब वो बच्चे को नहीं ले पाती तो वो सीधा समनर के ऊपर ही चली जाती है, यानी कि एडी के ऊपर, जिसने कि एक काला जादू किया था। अब ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे को नहीं ले जा पाई, एक आत्मा को नहीं ले जा पाई, तो वो किसी की आत्मा को तो लेकर जाएगी। और बस बिल्कुल जैसे शुरुआती सीन हुआ था, यानी कि जब ऑफिसर को और उस इन्वेस्टिगेटर अंकल को बहुत ही तगड़ी लाश मिली थी जिसकी आंखें सफेद थी, एडी के साथ बिल्कुल वही होता है। बिल्कुल उसकी बॉडी तोड़-मुड़ जाती है और उसके अंदर की सारी हड्डियां टूट पड़ती हैं। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई थी, जैसे कि स्टार्टिंग वाले केस के अंदर हुआ था। सो जैसा कि शुरुआत वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंकल ने बताया था कि वहाँ क्या हुआ था उस घर के अंदर, उन्होंने पता लगाया था कि वहाँ एक काला जादू करा गया था। सेम काला जादू यहाँ पर एडी ने करने की कोशिश करी थी। उसने भी पक्का गाँव के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सुना होगा, जिसके चलते उसने ये काला जादू किया, लेकिन अल्टीमेटली उसका दाव उसी के ऊपर भारी पड़ गया, जिसके चलते उसको ही खत्म होना पड़ा और फाइनली इनका पूरा परिवार बच जाता है। एंड आई बिलीव कि शुरुआत में वो जो लेडी थी वो पक्का अपने बच्चे को नहीं बचा पाई होगी, जिसके चलते यहाँ पर जो एंटिटी थी उसके पति को उसने खत्म कर दिया और उसके बाद में वो उस बच्चे को ले गई और इसी के चलते वो लेडी जिंदा रहना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया होगा। खैर, अब एडी की हालत देखकर फारा और रफा जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एडी के मन में यही गुस्सा था कि जो कुछ भी जड़ है वो कुछ और नहीं बल्कि रंगा है और रंगा के होते कभी भी यहाँ पर फारा उसकी वापस से नहीं हो सकती, इसलिए उसने यहाँ पर रंगा को निशाना बनाया, क्योंकि एडी ये सोच रहा था कि रफा की जगह वो भी यहाँ हो सकता था और उनका भी एक खुशहाल परिवार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब एडी खत्म हो गया था और क्योंकि वही इंसान इस पूरे काले जादू के पीछे था, उसकी मौत के साथ ही उसका किया हुआ जादू भी खत्म हो जाता है और वो चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल होने लगता है और रंगा अब सेफ था, फारा सुरक्षित थी और रफा का परिवार उस भयानक श्राप से आजाद हो गया था। इतनी सारी मुसीबतों और डरावने अनुभवों के बाद में आखिरकार उनको सुकून मिल जाता है और बूम, इसी के साथ में बाई गाई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अकल्ट बेबी यानी कि बाई गाई फिल्म की कहानी, यानी कि सुपर नेचुरल बेबी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन मूवी पसंद आई होगी। बाकी यहाँ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं कि शुरुआत वाले केस में कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया था, इसी सेम एंटिटी को बुलाया गया था, उस लेडी ने खुद को खत्म क्यों किया, उसके बच्चे को कौन ले गया था, साथ ही साथ उस घर में क्या हुआ था, उस आदमी की हड्डियां कैसे टूटी थी, सब कुछ यहाँ पर आपको समझ
समझ आ गया होगा। एडी के साथ में सेम चीज हुई, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर जो रफा और फरा थे वो गलत नहीं थे, उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं थी, जिसके चलते ये चुड़ैल या फिर एंटिटी जो कुछ भी थी उसको फरा के सामने हार माननी पड़ी और वो उसके बच्चे को नहीं ले जा पाई। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है, मेंजेलांग अजाल फिल्म को। इनके सबने मिस कर दिए, जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी बढ़िया फिल्म है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए